तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 55 का पार्ट 2। ठीक है, इस पार्ट में सर इससे पहले तक में आप डिपार्टमेंटल देखें और वो चैप्टर सर ख़त्म हो गया। तो इसी लेक्चर में यहाँ से आप एक न्यू चैप्टर हमारे साथ स्टार्ट करेंगे जो कि है सर जी कैश बुक। ठीक है, तो चलिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार कैलकुलेशन वाला चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि सर आप ऑलरेडी ये सब चीज़ पढ़े हुए होंगे क्लास 12 में भी। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी फिर से ये था, फाउंडेशन वगैरह में भी था, तो इसलिए सर अभी इंटरमीडिएट में भी है। ठीक है, तो सिर्फ हल्का सा लेवल अप है और वैसे कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए सर, कैश बुक में कैश एंड बैंक का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है। ठीक है, देखिए अभी हम सर जी कैश सर ये कौन सा चैप्टर है? कैश बुक नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को सर समझाने के लिए ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में कहानी है, इस चीज़ को सुन लीजिए, अच्छा रहेगा। कैश बुक से स्टोरी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए कैश बुक में कैश एंड बैंक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। आपको तो पता ही है सर, याद है कैश बुक, जहाँ पर सर कॉन्ट्रा एंट्री वगैरह करते थे कोई भी बैंक्स के साथ में, या कैश बैंक से रिलेटेड या कैश से ट्रांजैक्शन होता था। ये चीज़ आपने सर जी क्लास 11 में पढ़ा है, सेम वही चीज़ है, सेम वही वाला कैश बुक। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि सर जी थोड़ा याद दिला देते हैं। जैसे याद होगा, ये डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, इधर डेट होता है, इधर डेट होता है, पर्टिकुलर्स। ठीक है, इधर का पर्टिकुलर्स, कैश अमाउंट का बैलेंस, कैश अमाउंट का बैलेंस, कैश और बैंक का। ठीक है, कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट। ठीक है, यस सर। अब देखिए सर जी, इधर कैश बुक में इधर वो आइटम्स आता है जिससे बैंक का या कैश का, बैंक या कैश का, इस साइड वो आइटम आता है जिससे बैंक एंड कैश का इनफ्लो होता है। इनफ्लो मतलब सर आना, कैश का मेरे पास आना, हमको मिलता है कैश। ठीक है, अगर हम कैश पाते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि कैश और बैंक से रिलेटेड हो, उस ट्रांजेक्शन के कारण होने के वजह से मेरे पास कैश आया। ठीक है, मतलब मेरे को कैश मिल गया, तो वो सर हुआ इनफ्लो। ठीक है, इसको क्या, तो वो इधर लिखते हैं। तो उसी तरह सर जी इधर वो आइटम्स आता है जिसे कैश और बैंक का आउटफ्लो होता है, मतलब मेरे पास से कैश जाएगा। ठीक है, हमको किसी ना किसी को देना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके सर, ये तो चीज़ें आपने सर जी बेसिक क्लास 11 में ही पढ़ा था। यस सर, तो कोई बात नहीं, हल्का सा उसको सर जी धीरे धीरे रिकैप, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और धीरे धीरे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, कैश बुक इज़ नथिंग इफ़ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट को मर्ज कर देंगे तो वो बन जाता है कैश बुक। तो ये तो चीज़ सर जी पता ही होगा, कैश बुक क्या सर? कैश बुक में कुछ नहीं, कैश अकाउंट को और बैंक अकाउंट को हम मर्ज करते हैं। तो जब हम इस दोनों को मर्ज कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है सर? जब हम इन दोनों चीज़ को मर्ज कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा कैश बुक। ठीक है, यस सर। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, इनफ्लो ऑफ कैश और बैंक, ठीक है, और आउटफ्लो ऑफ कैश और बैंक। ठीक है, इनफ्लो ऑफ कैश और बैंक, रेवेन्यू आइटम्स, कैपिटल रिसीव्ड। ठीक है, और इधर में भी सर जी रेवेन्यू आइटम्स और कैपिटल आइटम्स। ठीक है, ओके। चलिए, तो इसको पढ़ते हैं सर जी वन बाय वन। इनफ्लो ऑफ कैश और बैंक क्या क्या होगा सर? रेवेन्यू आइटम्स, जैसे कैश सेल्स किए, पैसा आया। ठीक है, कमीशन मिला तो पैसा आया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इनकम, इंटरेस्ट ऑन इनकम मिला। ठीक है, मान लो कोई सर जैसे डिबेंचर वगैरह, डिबेंचर के रूप में किसी को पैसा वगैरह दिए थे तो इंटरेस्ट आ रहा है, किसी को लोन दिए थे तो इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो आ रहा है एक तरह से इनफ्लो, किससे? इस चीज़ से, रेवेन्यू नेचर के आइटम से। ठीक है, उसी तरह कुछ कैपिटल रिसीव्ड के नेचर के आइटम से, जैसे सर जी दैट इज़ एसेट से पैसा आना। ठीक है, मान लीजिए कंपनी में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया, कंपनी में बिजनेस में पैसा आया, यस सर, तो इनफ्लो हुआ। असेट सेल किए तो पैसा आया, तो भी इनफ्लो हुआ, मेरे पास पैसा आ रहा है। देखिएगा इस सारी चीज़ में सर जी पैसा आ रहा है। लोन आपने लिया, ठीक है, तो लोन लिए तो भी सर जी पैसा आ रहा है। ठीक है, यस सर।
डेटर्स से पैसा मिला, डेटर्स जो था वो पेमेंट किया, ठीक है, जिसको हमने उधार पर कभी बेचा होगा कुछ या फिर उधार दिया होगा, ठीक है, तो वो अगर हमको पैसा रिटर्न करे, ठीक है, मेरा कर्जदार जिससे हम पैसा पाते हैं उसको कहते हैं डेटर, ठीक है। ओके सर, तो वो हमको जब पैसा देगा जिसको हमने पहले पैसा दिया था, ठीक है, पहले, या फिर कैश, जैसे वो क्रेडिट सेल उधार में बेचे होंगे पहले, तो वो अब जा करके हमको पैसा दे रहा है। तो ये सब एग्जांपल क्या है सर, ये सब कैपिटल रिसीट का एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरह इनफ्लो ऑफ कैश और बैंक से कैपिटल रिसीट से। इसी तरह सर जी हम आउटफ्लो का भी समझते हैं। देखिए आउटफ्लो ऑफ कैश और बैंक, एक तो हो गया रेवेन्यू आइटम, दैट इज़ सैलरी पे किया एम्प्लॉय को, ठीक है, वो रेवेन्यू आइटम। परचेज ऑफ गुड्स किए, ठीक है, गुड्स को परचेज किए, वो भी रेवेन्यू आइटम, ठीक है। कैपिटल आइटम्स, असेट्स को परचेज किया, ठीक है, असेट्स को परचेज किया तो कैपिटल आइटम। लोन का रीपेमेंट किए, ठीक है सर, लोन का रीपेमेंट किए तो भी कैपिटल आइटम। ओके सर, चलिए तो रेवेन्यू नेचर का आइटम समझ गए सर। सैलरी पे किए थे एम्प्लॉय को, मेरे पास से पैसा क्या हो रहा है, ये आउटफ्लो का मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सैलरी दी अपने एम्प्लॉय को, पैसा गया। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज किए हैं और उसके बदले में पैसा दिए हैं क्रेडिटर्स को या सप्लायर्स को, जो इससे भी हमने परचेज़ किया। तो सर जी क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, दैट इज़ आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है सर, यस सर। फिर देखिए कैपिटल आइटम्स, असेट्स को परचेज़ किए, ठीक है, असेट्स गए हम मार्केट सर जी, मशीनरी उठा करके ले आए, तो मार्केट तो सर जी हमको उसमें पैसा तो देना पड़ेगा सर जी, यस सर, तभी तो मशीनरी देगा ना, यस सर। तो इसीलिए गए और पैसा पेड किए और सर असेट्स उठा करके ले आए, कुछ भी फर्नीचर मशीनरी जो समझिए, ठीक है। तो कैपिटल आइटम्स में क्या हो गया, असेट्स को परचेज़ किए तो इस कंडीशन में आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है सर। लोन का रीपेमेंट किए, लोन लिए थे पहले, ठीक है, तो इनफ्लो हुआ था, याद है आपको, ये रहा, लोन लिए थे पहले तो इनफ्लो हुआ था, अब लोन को रीपे कर रहे हैं, दैट इज़ दोबारा हम रिटर्न कर रहे हैं सर जी, पेमेंट कर रहे हैं लोन का। तो लोन पेड कर दिए तो क्या हुआ, उसके लिए तो हमको भाई पैसा देना पड़ेगा ना, ये सर, तो आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। ओके सर, हैशटैग कैश बुक बताए डेट वाइज इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। अब देखेंगे कैश बुक को सर जी, आप अगर एनालाइज करो तो ये पर्टिकुलर डेट का, हर दिन का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं छोड़ता है, ठीक है, हर दिन का यहाँ पर डेट वाइज सर जी रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। यस सर, मतलब कैश बुक एकदम अपडेटेड रहता है भाई, ठीक है। यस सर, एक भी नहीं मारेगा, यस सर। ओके, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, पूरे ईयर का ट्रांजेक्शन्स, इफ़ एक दिन में 10 ट्रांजेक्शन्स हो तो पूरे साल का 365 इंटू 10 दैट इज़ 3650 ट्रांजेक्शन्स दिखाता है कैश बुक, ठीक है सर, यस सर। ईच एंड एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन्स को दिखाया जाता है कैश बुक में, ठीक है सर। ओके, क्योंकि जर्नल एंड लेजर से काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्री एंड लेजर से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सर, देखिए तो ये रीज़न आपने ऑलरेडी पढ़ा है हमारे साथ, ठीक है, प्रीवियस के कंपनी अकाउंट में, वहाँ पे सर जी समझाए थे कि जर्नल से अकेले काम नहीं चलता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस शेड्यूल 3 में आपको याद हो, शेड्यूल 3 चैप्टर नंबर 3, वहाँ पर हमने ये चीज़ों को सर जी सीखा था, ठीक है, कि जर्नल एंड लेजर इससे पूरे कंपनी का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कम टाइम में, ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है सर, बट उतना लेजर देखने के बाद होता क्या है, आप बेहोश हो जाओगे, ठीक है। यस सर, आप बेहोश हो जाओगे कि यार यार ये क्या है, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन्स बहुत सारा होता है, ठीक है। आप देखोगे सर जनरली एक फार्म का भी अगर आप लोगे ना तो उसके पास लगभग एक मोटा सा बुक की इतना उसके पास सर ये होता है, उसका सिर्फ कैश बुक बनता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होता है, तो हमको पहले पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा। इसी वजह से क्या कहा कि यार कम टाइम में हम एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, यही यहाँ बात करेंगे सर जी P&L और बैलेंस शीट का। तो ये दोनों क्या करता है सर जी, एक समरी दे देता है इजीली, जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं कम टाइम में, ठीक है। इससे इससे हम कम टाइम में एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, यस सर। एक्यूरल बेसिस पर सारे आइटम्स को समराइज्ड करके लिख दो, ठीक है।
एक्यूरल बेसिस पर सारे आइटम्स को समराइज करके लिख दो। मतलब सर जो P&L और जो बैलेंस शीट होता है वो एक्यूरल बेसिस पर बनाया जाता है। मतलब कैश में पेमेंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ सब कुछ दिखता है उसमें, ठीक है सर। अगर हमने कुछ टैक्स का प्रोविज़न बनाया वो भी दिखेगा, ठीक है। यस सर, इसको आपको समझने के लिए ये चीज़ एक्यूरल बेसिस पीछे है, आगे के टॉपिक में है ये चीज़ सर, बहुत आगे है वो, इसमें भी है बट इसमें छोटे लेवल पे एग्जाम्पल के साथ सर जी। आगे है वो लेक्चर नंबर 56 में, ठीक है। यस सर, उस लेक्चर में वो चीज़ें समझाया गया है। फाइनेंसिंग यहाँ पर भी थोड़ा सा है, अच्छा आगे कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं से, ठीक है। तो देखिए बैलेंस शीट मतलब सर जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा एक दे देते हैं। जैसे सर अगर आप टैक्स का कुछ प्रोविज़न आते हो, ठीक है, कि मान लीजिए मेरा टैक्स लगेगा 2000, ठीक है। तो ये आपने प्रोविज़न बनाया तो ये कहाँ दिखता है, P&L में दिखता है। बट एक्चुअली में पता चला कि यार 1800 का टैक्स लगा, ठीक है। तो 200 जो है ये टैक्स क्या हो गया सर जी, ये 200 आपने एक्स्ट्रा प्रोविज़न क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ जो होता है, देखिए कलर चेंज करते हैं ज़िंदगी में थोड़ा, ये जो 2000 है इस 2000 को कहते हैं एक्यूरल बेसिस अमाउंट, ठीक है। और ये जो 1800 है, ठीक है, ये है एक्चुअल में कैश बेसिस अमाउंट, ठीक है सर, समझ रहे हैं। मतलब एक्चुअल कितना पे करना पड़ा, तो 1800, तो इसको कहते हैं सर जी कैश बेसिस और इसको कहते हैं एक्यूरल बेसिस। यस सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आराम से। तो देखिए आगे सर, एक्यूरल बेसिस पर सारे आइटम्स को समराइज करके लिख देते हैं हम, ये दोनों में समझ रहे हैं। यस सर, चलिए जैसे वही सिंपली यार बैलेंस शीट और P&L ऐसे ही बनाया जाता है। वहाँ पे जैसे आप देखे होंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडवांस प्रीमियम, इस टाइप का आइटम सर। तो ये सब क्या है, ये बैलेंस शीट मिलता है आपको। तो ये सब एक्यूरल बेसिस पर अवेलेबल रहता है, मतलब ये सब एक्यूरल बेसिस पर एक्यूरल बेसिस का पार्ट है, ठीक है। यस सर, उसके बाद देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है सर, अब यहाँ से देखिए कैश फ्लो के बारे में एक लाइन है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज समराइज्ड वर्जन ऑफ कैश बुक, समझ रहे हैं। यस सर, तो कैश फ्लो क्या है, जैसे जर्नल और लेजर का यूज़ करके हम क्या करते हैं सर, P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। यस सर, तो ये क्या है सर, P&L और बैलेंस शीट किसका समरी देता है सर जी, आपको जर्नल एंड लेजर समरी देता है, समझ रहे हैं। यस सर, ठीक उसी तरह कंपेयर करके देखेंगे कैश फ्लो, ये जो कैश बुक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समराइज्ड वर्जन ऑफ कैश बुक। ये किसका समरी देता है सर, ये समरी देता है कैश बुक का, ठीक है। कि क्योंकि देखिए एक दिन में सर जी कितना ट्रांजेक्शन्स हुआ, इतना ट्रांजेक्शन्स आप देखोगे तो आप पागल हो जाओगे, ठीक है। बोलोगे अरे यार, मतलब पागल नहीं, मतलब बोलोगे यार एक तरह से बोरिंग सा फील होने लगेगा कि अरे यार ये कितना ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो इसी वजह से एक समरी, ताकि हम कम टाइम में ही एनालिसिस कर सकें कि कंपनी का कैश का क्या हाल है, ठीक है। तो भाई के हाल चाल जैसे हम पूछते हैं और भाई के क्या हाल हैं, तो वैसे ही भाई साहब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलता है कि भाई हम बताएंगे आपको कि कंपनी के कैश के क्या हाल है, कैश एंड बैंक का, ठीक है। यस, चलिए तो आप समझ गए होंगे। यस सर, ओके। कैश बुक मीन्स, ये आगे एक शॉर्ट वर्जन है, ठीक है, ये भी अभी आपको हम समझाएंगे, पहले आप नीचे पढ़िए, ठीक है सर। देखिए इस साइड कैश बुक, इस साइड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें डेट वाइज रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। दैट इज़ कैश बुक में डेट वाइज रिकॉर्डिंग करते हैं पूरा, ठीक है, ओके। एंड पॉइंट नंबर 2, ये मंथली वाइज पर कितना क्या सब रिकॉर्ड करता है, ठीक है सर, पूरा डिटेल्स मंथ वाइज पर A to Z एक भी ट्रांजेक्शन्स नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और डेट वाइज रिकॉर्डिंग करता है और पूरा मंथली वाइज एकदम, एक भी मंथली वाइज भी आपको रिकॉर्ड करके दिखा सकता है। जैसे सर जी जनवरी का बनाए, फरवरी का बनाए, मार्च का बनाए, अप्रैल का बनाए, इस टाइप का, समझ रहे हैं। ये सर, फिर देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये एक समरी दे देता है,
ये एक समरी बता देता है, ठीक है। किसका समरी बता देता है? कैश बुक का ही समरी बता देता है, ठीक है सर, ओके। बट ये मंथ वाइज बताता है ओनली समरी। देखिए ये क्या करता है सर, ये मंथ वाइज पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग बताता है, ठीक है, पूरा डिटेल्स देता है। बट ये क्या करता है सर, पूरा सिर्फ और सिर्फ समरी दे देता है, ठीक है, पूरा मंथ वाइज का, कि हाँ भाई इस महीने कैश फ्लो का क्या क्या हाल रहा है, कैसा हाल रहा है, ठीक है सर। तो देखिए दैट इज़ अगर यूज़र्स हैं, ठीक है सर, यूज़र्स मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक वगैरह, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, टीटीसी, ये सब चीज़ें सर जी, ठीक है, ओके सर। तो यूज़र्स के लिए यूज़र्स को समरी से मतलब है, यूज़र पूरा डिटेल्स नहीं चाहिए। पूरा डिटेल्स यूज़र कहेगा भाई साहब मैं इसका क्या करूँगा, ठीक है भाई, मेरे ये किसी काम का नहीं है, ठीक है, हमको तो समझ ही में नहीं आएगा जर्नल एंट्री क्या होता है, जाके कहो या किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उसको तो समझ में आ जाएगा, बट अगर आप जैसे जो आदमी को नहीं पता है, नॉलेज नहीं है कॉमर्स बैकग्राउंड का, तो यार वो नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। जो प्रैक्टिस ही नहीं किया कभी, तो जिसको पता ही नहीं कुछ, तो यार वो नहीं पकड़ पाएगा जर्नल एंट्री, क्योंकि उसके लिए वो अजूबा है। जैसे सर अगर हम कॉमर्स वाले हैं तो हम वायरस को, बैक्टीरिया का, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें हम नहीं पकड़ सकते कि यार ये क्या है वो क्या है, हमने प्रैक्टिकली उस चीज़ को नहीं देखा है, ठीक है। और वो लोग देखे हैं तो वो लोग उस चीज़ को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, और हम इस चीज़ को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। यस सर। तो इस तरह यूज़र्स के लिए, तो यूज़र्स को समरी से मतलब होता है कि इनफ्लो आउटफ्लो कितना रहा आपके कंपनी का कैश का, हमको बस वो बता दीजिए, क्योंकि हम भाई आपके कंपनी में अगर बैंक आएगा, बैंक वगैरह, ठीक है, बैंक यूज़र्स में बैंक, जैसे बैंक बोलेगा कि भाई साहब लोन चाहिए तो यार ये करो, पहले हमको यार दिखाओ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है तुम्हारे कंपनी का, ठीक है। शेयर होल्डर्स वगैरह बोलेंगे कि भाई आप दिखाइए कि आपकी कंपनी में इनफ्लो आउटफ्लो कैसा है, ठीक है, कहीं ज़्यादा तो नहीं है, मतलब डिसबैलेंस तो नहीं है दोनों में। तो भाई अगर वैसा होगा तो नहीं होगा, ठीक है सर, मतलब नहीं होगा क्या, शेयर होल्डर्स वगैरह आपकी कंपनी का शेयर्स वगैरह नहीं खरीदेंगे, ठीक है सर, ओके। अगर डिसबैलेंस हो इनफ्लो एंड आउटफ्लो में, तो चलिए अब एक लाइन में सर इस चीज़ को समझ लीजिए समरी। जैसे आपका कोई दोस्त होगा, ठीक है, तो देखिए कैश बुक में सर आशिक का पूरा कहानी, पूरा एकदम A to Z डेट वाइज स्टोरी किसी आशिक से सुनिएगा, ठीक है सर, तो वो समझ लीजिए कैश बुक। और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, आशिकी का कहानी शॉर्ट में, कि भाई साहब फाइनली क्या हुआ बस इतना बता दो, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया सर जी कैश फ्लो स्टेटमेंट, और आशिक का पूरा कहानी हो गया सर जी कैश बुक, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, सिर्फ कैश बुक का ही एक समराइज्ड वर्जन है। चलिए तो हो गया, यस। अब आते हैं आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ध्यान रखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L बैलेंस शीट, ठीक है, P&L बैलेंस शीट बनता है, ठीक है, यस सर। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट स्पेशल है, कैश बेसिस पर बनता है भाई साहब, ठीक है, यस सर। अब देखिए एक चीज़ और सर जी, क्या, तो देखिए ये चीज़ तो समझ गए होंगे, अक्रूवल बेसिस डायरेक्टली, जैसे एक्स्ट्रा एडवांस वगैरह पेमेंट भी दिखा देता है, ठीक है, हो पता नहीं कि यार उतना पैसा इस साल हमको रिसीव हुआ भी कि नहीं। मान लो जैसे सेल्स दिख रहा है 5 लाख का, ठीक है, बट क्या हमको 5 लाख का रुपया मिला है या नहीं मिला है, कुछ अता पता नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ कौन बताता है, ये चीज़ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि इस 5 लाख में से 3 लाख रुपया रिसीव हो गया है या नहीं हुआ है। मान लो अगर हो गया 3 लाख, तो ये आपको डिटेल्स कौन देगा, कैश फ्लो देगा, ठीक है, क्योंकि ये किस पर रिकॉर्ड होता है, कैश बेसिस पर बनता है, ठीक है सर, ओके। तो अगर कैश फ्लो दैट इज़ कैश रिसीव हुआ होगा तो ये 3 लाख यहाँ दिखेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो सारा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जो कैश बेसिस पर होता है, ओके सर, समझ गए। कैश फ्लो स्टेटमेंट चीज़ का रिकॉर्ड करेगा जो कि कैश रिलेटेड होगा, समझ रहे हैं, ओके सर, ठीक है। आइए नोट, आप कहेंगे सर AS1 कहता है कि सब कुछ अक्रूवल बेसिस पर होना चाहिए, दैट इज़ बैलेंस शीट सब कुछ अक्रूवल बेसिस पर होना चाहिए, ये सर, मतलब P&L बैलेंस शीट, तो चलिए ठीक है, ये दोनों तो मान ली अक्रूवल बेसिस पर सही है, बट
कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर AS1 का रूल नहीं लगता। क्यों सर? क्योंकि यूज़र्स के लिए, देखिए यूज़र्स के लिए, बिकॉज यूज़र्स को जानना है एक्चुअली में कि कंपनी का क्या इनफ्लो एंड आउटफ्लो रहा है, ठीक है, कैश का क्या इनफ्लो एंड आउटफ्लो रहा है कैश का। तो एग्जाम्पल, तो इस वजह से सर जी ये चीज़ जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये कैश बेसिस पर बनाया जाता है। रीज़न समझ नहीं लगता है कैश फ्लो के ऊपर AS1, क्योंकि यूज़र्स के लिए, बिकॉज यूज़र्स जानना चाहते हैं एक्चुअली में कि कंपनी का क्या इनफ्लो एंड आउटफ्लो रहा कैश का। समझ रहे हैं? यस सर। अब एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को देखते हैं। एग्जांपल, मान लीजिए कि सर जी आपने किसी कंपनी को लोन दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? ठीक है, क्या करेंगे सर? P&L और बैलेंस शीट, एक तरफ आपके सामने ये है और एक तरफ आपके सामने सर जी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं कि P&L को देख के आप, P&L और बैलेंस शीट को देख करके आप क्या करेंगे। सर P&L एंड बैलेंस शीट, ठीक है, अक्रूवल बेसिस पर होना, अक्रूवल बेसिस पर होता है। यस सर, यस सर। मतलब मीन्स उसको उसको प्रॉफिट हुआ या नहीं, उसको दैट इज़ उसको मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ या नहीं, ये दिख या कैसे पता करें? एक मिनट। मीन्स कंपनी को प्रॉफिट हुआ या नहीं, ठीक है, ये देख कर आप कैसे पता करेंगे? ठीक है, ओके। मीन्स कंपनी को प्रॉफिट हुआ या नहीं ये कैसे पता करेंगे? ये चीज़ को काट दीजिए, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये कैसे पता करें? ठीक है, तो ये कैसे पता करें, कहाँ चला जाता है सर जी? ये कैसे पता करें? तो आगे देखिए, बिकॉज उसके P&L में प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, बट P&L तो अक्रूवल बेसिस पर बनता है। मीन्स एग्जांपल कि सर जी सेल्स दिख रहा है बट उस डेटर से पैसा मिला ही नहीं है, तो कैसे जानेंगे? मान लो कि यार जो सेल्स है, ठीक है, सेल्स यहाँ पर जो अमाउंट होता है आपको याद है ट्रेडिंग में ऊपर, यस सर, क्रेडिट साइड में, यस सर, बाई सेल्स करके लिखते हैं, यस सर। ठीक है, देखिए बाई सेल्स करके लिखते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा सर कि उसमें से उस डेटर से हमको पैसा मिला या नहीं, ठीक है, वो डेटर हमको पेमेंट वगैरह कुछ किया कि नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो ये कैसे जानेंगे? अब बताइए। तो सर जी ये प्रॉब्लम आएगा, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये पैसा मिला या नहीं, रिसीव्ड हुआ या नहीं, ये कौन बता देगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेगा। अगर डेटर से कुछ पैसा मिला होगा, ठीक है, पैसा आया होगा, तो इस चीज़ को क्या करेंगे? डेटर से कुछ पैसा मिला होगा, ठीक है, तो सर जी हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ताकि यूज़र्स को कुछ प्रॉब्लम ना हो, जो लोन वगैरह है वो समझ सके कि हाँ यार इसको कितना पैसा डेटर से मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। तो ये पैसा मिला या नहीं मिला, रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ का हिसाब किताब कौन रखता है सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। कंपनी कौन कौन सा पेमेंट करती है, किसको इसको पेमेंट देता है? जैसे इंटरेस्ट वगैरह, इंटरेस्ट देता है किसको, क्या कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह पे करता है, ठीक है, तो वो सबका डिटेल्स भी कैश फ्लो रखता है, ठीक है। कंपनी को कौन कौन सा रिसिप्ट होता है, दैट इज़ कंपनी को किस किस चीज़ से सर जी पैसा मिलता है, रिसीव होता है पैसा, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इस टाइप का, मतलब लोन दिया होगा तो लोन के ऊपर अगर इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो इस टाइप की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ सर, ठीक है, ओके। टेंशन नहीं, आगे सर ये सबका एग्जाम्पल है, कोई बात, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके सर। फिर देखिए नोट, मैं अब देखिए, अगर सर जी कस्टमर है, जैसे मान लीजिए आप ही किसी कंपनी को लोन दिए, तो हम क्या करेंगे फिर? तो देखिए, अगर मैं कैश अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता, ठीक है,
था, अगर मैं कैश अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता था कंपनी का, जो कि बैलेंस शीट एंड P&L से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बैलेंस शीट एंड P&L से पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों सर जी अक्रूवल बेसिस पर होता है, ठीक है। इसलिए बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब सर, मतलब ये जैसे आप हफ्ता वसूली कर, देखिए ये इतना तो हो गया। अब एक हंसी में एग्जांपल सुन लीजिए कि जैसे आप जाते हैं सर जी, किसी दोस्त को आप उधार दिए हो पैसा, उसके बाद जाते हो तो वो क्या कहता है, भाई अभी पैसा नहीं है, भाई बाद में ले लेना, ठीक है। अगर ये लाइन वो कहता है तो आपका जाहिर सा बात है आपका दिमाग ख़राब होता है, बट वो आपका एक दोस्त है तो इसलिए आप उसको सर जी कुछ बोलते नहीं हो या फिर सर जी कुछ करते नहीं हो, ठीक है। बट यहाँ पर सर, बट अगर वही चीज़ ऐसा होता कि अगर वो फ्रेंड का सॉरी, बट यहाँ पर सर जी अगर ऐसा होता कि अगर उस फ्रेंड का कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग होता जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट टाइप का, आप उसको बोलते हैं ना कि यार तुम्हारे पास तो पैसा आया हुआ है, जैसे बैंक अकाउंट, मान लो अगर उसका बैंक अकाउंट आप देख लो तो आप बोलोगे कि अबे तुम अपने बैंक में पैसा रखा और हमको बोल रहे हैं झूठ कि पैसा नहीं दिए। ये सर, तो इस तरह क्या होगा, वो जो दोस्त है अगर आप उसका बैंक अकाउंट देख लो तो यार वो पकड़ा जाएगा। तो इसी तरह अगर हम किसी कंपनी को सर जी लोन दिए तो हम क्या करेंगे, हम उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे कि इसका हालत क्या है अभी, ठीक है। तो वो बता देगा कि हाँ भाई इसको कितना कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि वो सर हमको जो P&L और जो बैलेंस शीट है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें किस पर बनता है, एक्रूअल बेसिस पर, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि सर जी इसको कितना पैसा रिसीव हुआ है अब तक, ठीक है। समझ गए अब। तो यही रीजन है सर, इसलिए बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए, तो अब आते हैं सर ये आगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक समरी दे देता है, एग्जांपल करेंट ईयर में कैश एंड बैंक का। देखिए यहाँ पर सर जी कैश फ्लो स्टेटमेंट में दोनों का बात होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर सिर्फ कैश बोला जाए तो ये ना समझे कि यार बैंक नहीं है, कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट, बैंक के करेंट अकाउंट में जो आपका पैसा वगैरह है, ठीक है। ओके सर, फिर देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट एक समझता है कि एग्जांपल करेंट करेंट ईयर में कैश एंड बैंक का कितना इनफ्लो रहा एंड कितना आउटफ्लो रहा, ठीक है। एक्टिविटी वाइज ये बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब सर एक्टिविटी वाइज ये वर्ड बताते हैं। देखिए फिलहाल इतना समझिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक समरी दे देता है आपको, ठीक है। दैट इज़ करेंट ईयर में कैश एंड बैंक का कितना इनफ्लो, मतलब कैश और बैंक से रिगार्डिंग रिलेटेड पैसा कितना मेरे पास आया एंड कितना आउटफ्लो रहा, मतलब कितना मेरे पास से गया, ठीक है। एक्टिविटी वाइज ये बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब एक्टिविटी वाइज ये पॉइंट है जी नया, तो इसको समझने के लिए आ जाइए हमारे साथ नीचे। देयर आर 3 एक्टिविटीज़ जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। पॉइंट नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, पॉइंट नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, पॉइंट नंबर 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब ये सब क्या है सर, देखिए ये तीनों अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो इनके हेल्प से हम क्या बनाते हैं, इनके हेल्प से सर जी हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए एंड जब ये तीनों को ओवरऑल, सॉरी ये तीनों का बात हो रहा है, अगर जब हम ये तीनों को ओवरऑल कंबाइन करते हैं तो बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को यूज़ करते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा सर कि कैश ट्रांजैक्शंस का ही सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या देता है, समरी देता है कि कैश का कितना इनफ्लो एंड आउटफ्लो रहा। तो सिर्फ और सिर्फ उधार वाला कुछ भी चीज़ यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। मतलब उसके फाइनली उसके बैलेंस में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बैलेंस में जो फाइनली दिखेगा वो सब कुछ किया है, वो सर प्योर कैश ट्रांजेक्शन वगैरह है, ठीक है। दैट इज़ प्योर कितना कैश इस टाइम में ट्रांजेक्शन हुआ है, इनफ्लो आउटफ्लो वो बताता है, ठीक है। यही वजह है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे एक पॉइंट है कि एंड कैश बुक के हेल्प से बनाते हैं
कैश बुक के हेल्प से बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को। किसमें सर जी? ये आगे 2 मेथड है, वो आपके साथ में हम डिस्कस करें, ठीक है। तो देखिए 2 तरह से क्या कैश बुक के हेल्प से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। किसमें सर जी? डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। पी एंड एल की हेल्प से बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। किसमें सर जी? इनडायरेक्ट मेथड में, ठीक है। ये आगे चीज़ें हैं, चीज़ों को डिस्कस करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, बट फिलहाल इतना समझिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं कैश बुक के हेल्प से एंड पी&एल वगैरह से, ठीक है सर। ओके, अब आइए एक नोट्स भी पढ़ते हैं, क्या है आइए। कैश बुक का सारा ट्रांजेक्शंस का समरी आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बट उस सारे ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग 3 एक्टिविटीज़ में डालते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा आइटम किस एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है सर। देखिए ये जो 3 एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है। तो सारा ट्रांजेक्शन इसका सर एक समरी कैश बुक का सारा ट्रांजेक्शन का समरी आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। उस चीज़ को हम क्या करते हैं, उस सारे ट्रांजेक्शन्स को 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ में डालते हैं। कुछ को ऑपरेटिंग में डाल देते हैं, कुछ को सर जी इन्वेस्टिंग में डाल देते हैं और कुछ को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में डाल देते हैं, ठीक है। अब ये कैसे डालेंगे सर जी? इसका कुछ नेचर है, कुछ बिहेवियर है जो आपको समझना पड़ेगा हमारे साथ, और यही इसका इस चैप्टर का कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेन पार्ट होता है, ठीक है। ये तीनों एक्टिविटी को समझना ही मेन काम है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा आइटम किस एक्टिविटी में जाएगा, दैट इज़ 1 में जाएगा या 2 में जाएगा या 3 में जाएगा, ठीक है। तो ये सर जी कुछ बेसिस है जिसको आपको आगे हमारे साथ में समझाएंगे हम 1 बाई 1 सर जी। आगे सारा चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो टेंशन ना लें, ठीक है। फिर देखिए हैशटैग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, दैट इज़ 1 + 2 + 3 तीनों को ऐड करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। ओके, अब देखिए यहाँ से सर जी ये तीनों चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, तो टेंशन ना लें। तो यहाँ पर सर जी पार्ट 2 को रोक लेते हैं, और उसके बाद सर जी हम यहाँ से अगले पार्ट में, पार्ट 3 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।